सवाल पर आपका जो पॉइंट है बहुत रेलेवेंट है और इस पर कांग्रेस का जवाब ले लेते हैं। दीपक झा कांग्रेस की तरफ से जो कि प्रवक्ता है, पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस समय मौजूद है। दीपक, जो बात शिवम कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर बोल दिया, संसद के अंदर गृहमंत्री को नॉमिनेट कर दिया गया, आपके तमाम चर्चा का जवाब देने के लिए वो तैयार है, फिर दिक्कत क्या है, क्यों प्रधानमंत्री ही? देखिए, सबसे पहली बात, सब लोगों ने बात शुरू की है, भाजपा प्रवक्ता ने, पत्रकारों ने और आपने भी शुरुआत किया कि प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, पूजा करना कोई पाप नहीं है, लेकिन पूजा रावण ने भी किया था। पूजा राम पर विजय पाने के लिए रावण ने भी शिव की आराधना किया था। तो अब आप समझिए कि कौन रावण है यहाँ पे और क्या पूजा की जा रही है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। तो पूजा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि मोदी जी के नाम पे कलंक है। गुजरात कांड मोदी के राज में हुआ है। आज दोबारा मोदी के नाम पे कलंक लगा है। मोदी के राज में मणिपुर हो रहा है। तो जब देश का प्रधानमंत्री मौन धारण कर लेता है, बेटियों के नाम पे आप बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और संसद भवन के सामने बेटियां चित्कार कर रही है। नहीं, लेकिन आप पर आरोप लग रहा है कि मणिपुर के बहाने ही सही आप लामबंद हो रहे हैं, विपक्ष को लामबंद कर रहे हैं, 24 की राह आसान कर रहे हैं, और जो एकता विपक्ष में नहीं दिखती थी, इसी बहाने सही संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को बचा रहे हैं, संसद भवन में भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनसे क्या आप उम्मीद करेंगे मणिपुर की बेटियों की इज्जत बचाएंगे सरकार? अगर वो सरकार इज्जत नहीं बचा रही है, इसलिए मजबूरन विपक्ष को एक साथ संसद भवन के अंदर आना पड़ा है कि तानाशाह मोदी जी, कान खोलो, देश की बेटियों की आवाज सुनो, क्योंकि विपक्ष इस देश की आवाज है, विपक्ष इस जनता की आवाज है, और इस विपक्ष को भी देश की जनता ने चुनाया। लेकिन मोदी जी भूल जाते हैं, उनको लगता है कि मैं तानाशाह हूं, मैं अपने मनमर्जी कर सकता हूं। तो माफ करिएगा मोदी जी, आपको मनमर्जी करने के लिए नहीं, आपको देश की जनता की आवाज, देश की बेटियों की आवाज सुनने के लिए यहाँ पे लाया। ठीक है दीपक, आपने अपनी बात रखी। इधर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, जबकि यह स्पष्ट है कि विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का 5 साल पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5 साल पुराना बयान, अब आप इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता कह लीजिए, उनकी भविष्यवाणी कह लीजिए, लेकिन ये बिल्कुल सच हो गया है। 2023 में एक बार फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी के जो असम से सांसद हैं गौरव गोगोई, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, इसका नोटिस भी दे दिया गया है। यानी अब यह तो तय है कि सरकार को एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है, तो यह जानना भी जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव से सरकारें गिरी भी हैं क्या? इसकी पूरी डिटेल लेकर हाजिर हैं विपिन। या बिल्कुल समीर, अब आगे आपको बताने जा रहे हैं कि अविश्वास प्रस्तावों से कब सरकारें गिरी हैं, उसकी एक एक डिटेल, साल, सरकार और कितने वोट पड़े, ये देखिए। 1990 वीपी सिंह के पक्ष में 152 वोट पड़े, जबकि खिलाफ में 356 वोट पड़े। बात 1997 की, एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, तब ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पक्ष में उनके 190 वोट, जबकि उनके खिलाफ 338 वोट पड़े। अब बात 1999 की, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनके पक्ष में 269 वोट, और 1 वोट से जब सरकार गिर गई थी, ये पूरे देश ने देखा था। तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया, कब सरकारें गिरी, और आज का अविश्वास प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।